तो आज के सेशंस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ टॉपिक को समझने वाले हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो बोर्ड में अगर अब देखा जाए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी आ सकता है और ओम्स लॉ के ऊपर में जो ये ग्राफ है इसके भी बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और ओम्स लॉ के ऊपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आराम आराम से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो ओम्स ने एक स्टेटमेंट बताया, क्या बताया? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, जो कीवर्ड है उसको ध्यान से सुनते चलना है, समझते चलना है, नहीं समझ में पूछ लेना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end। तो कहा कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उस पे लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे एक वर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? तो मैथ्स में दो तरीके के क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, तो इस तरीके के दो क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी जब बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको एक बंदे ने बताया कि एक बनाना का जो दाम है या कॉस्ट है ये क्या है, 2 रुपीज है। तो 2 बनाना के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बनाना इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा रुपीज भी, अमाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो नंबर ऑफ बनाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट। एज यू इंक्रीज द अमाउंट यू विल गेट द मोर बनाना। ठीक है, समझ में आए? अब दूसरी एक क्वांटिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये दोनों क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे नंबर ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, वर्कर बढ़ाओगे तो वर्क का नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्कर घटाओगे नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों क्वांटिटी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो फिजिक्स में या मैथ्स में दो तरीके के क्वांटिटीज हो सकते हैं। अगर दो क्वांटिटी है तो अगर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो या तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे ओम्स ने ये बताया कि फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, या जितना ज्यादा करंट उसमें फ्लो कर रहा है इसका मतलब है उतना ही आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। बट ये रिलेशन कब होल्ड करेगा? जब क्या हो, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो। जनरली जब भी आप ऑब्जर्वेशंस लेंगे किसी भी कंडक्टर में, मान लो इसको कैसे समझा होगा ओम्स ने, पहली बात जरा समझते हैं। उसने एक्टिविटी की होगी, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ना कि स्टेटमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो पहले ऑब्जर्व किया होगा इस तरीके से। तो एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी बुक में, वहां पे क्या है कि एक सर्किट हमने डिजाइन किया। सर्किट कैसा डिजाइन किया? तो इस तरीके का सर्किट हमने डिजाइन किया। यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर भी लगाया। ठीक, अब क्या किया, पहले हमने 1.5 वोल्ट का क्या लगाया, बैटरी लगाया। ठीक है, कितना लगाया, सेल लगाया, पहले एक ही सेल है। सो 1.5 वोल्ट की जब हमने सेल लगाई तो हमने देखा कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। कहा कि ठीक है। ठीक है, फिर हमने नंबर ऑफ सेल बढ़ा दिए, कहा कि इस सेल को हटाया और यहाँ पे एक और सेल लगा दी, या इन सेल को लगे रहने दो, यहाँ पे एक और सेल लगा दी। तो यहाँ पे अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं? तो कहा कि 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर देखा कि इस 3 वोल्ट के कारण हमारा जो ये है इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर लेते हैं, इसको 1 पॉइंट पे हम लोग ले लेते हैं 3 एम्पियर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जब 3 वोल्ट लगाया तो 6 एम्पियर आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक और सेल बढ़ा दिया इसमें। तो एक सेल और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5। तो 4.5 पे हमने क्या देखा कि 9 एम्पियर करंट। तो हमने देखा, ये पाया कि जिस तरीके से जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी क्या बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस।
या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट। क्योंकि जब हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के ड्यूरेशंस में मान लो कि हाफ एन आवर लगा, तो क्या टेम्परेचर वेरी करेगा? क्या सवेरे और शाम का टेम्परेचर वेरी कर सकता है, बट जिस ड्यूरेशंस में इस आधे घंटे में कितना टेम्परेचर वेरी कर जाएगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये वेरी करता है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है, तो फिर ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएगा? सही नहीं आ पाएगा। तो जब भी आपको ऑब्जर्वेशंस लेना है इस तरीके का, तो आपको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन पाया, इसी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे इसने बोला कि अगर v अपॉन आई का हम लोग रेशियो ले, तो v अपॉन आई का हमेशा रेशियो कांस्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल सबसे पहले हमने कितना लगाया? 1.5। करंट कितना है? 3 एम्पियर। कितना आ गया? 1/2। फिर v अपॉन आई दूसरा सिचुएशन में, ये पहला हमारा केस है। फिर दूसरे केस में क्या हुआ? फिर से v अपॉन आई निकाला, तो v हमारा दूसरे केस में क्या है? 3 है। फिर ये 6 है। कितना आ गया? फिर से 1/2 आ गया। सो हम लोग देख रहे हैं कि v अपॉन आई का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट है। सो ये कांस्टेंट वैल्यू को ही हम ओम्स ने बताया कि ये वायर का रेसिस्टेंस होगा। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बेसिकली ये क्या है? रेसिस्टेंस के इक्वल है, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वायर पे डिपेंड कर रहा है। वायर चूंकि हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इस कारण से ये 1/2 है। तो कहा कि v इज इक्वल टू आई। इसी ओम्स लॉ से हमें क्या पता चला? v और i में रिलेशन पता चला। क्या पता चला? v इज इक्वल टू आई। यहाँ पे r क्या है? तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। r क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बट इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया? रेसिस्टेंस। ओम्स ने बताया कि ये हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ये हर एक कंडक्टर में पाया जाता है। और ये क्या करता है? कहा कि रेसिस्टेंस को अब जरा डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो कहा कि रेसिस्टेंस चार्ज के फ्लो को ब्लॉक करता है, रोकता है, रोकने का ट्राई करता है। सो रेसिस्टेंस बेसिकली प्रोवाइड द अपोजिशंस इन द फ्लो ऑफ द चार्ज। चार्ज के फ्लो में यह क्या करता है? अपोजिशन प्रोवाइड करता है। और ये हर एक कंडक्टर में है, जितना भी अच्छा कंडक्टर ले लो उसमें भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा ही, ठीक है। सो v और i में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो v और i का ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर आएगा। क्यों लीनियर आया? तो इसी डेटा को जरा हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे v प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे i प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने 1.5 वोल्ट की क्या लगाई? बैटरी लगाई, सेल लगाया, सॉरी। कितना करंट फ्लो कर रहा था? तो 3 एम्पियर कर रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया? 3 वोल्ट का लगाया, तो कितना कर रहा था? 6, ठीक है। फिर हमने कितना लगाया? 4.5, फिर कितना हो गया था? 9। इन सारे पॉइंट को जब आप प्लॉट करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा। तो वी आई ग्राफ आपको ऐसा मिलने वाला है। क्यों मिल रहा है? सिंस हियर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे आर क्या है? हमारा रेसिस्टेंस है। अब आगे जाके अगली वाली स्लाइड में हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। रेसिस्टेंस क्या है? तो कह रहे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है अपोज, ठीक है ना, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो किसी भी कंडक्टर से जब चार्ज का फ्लो होता है तो चार्ज के फ्लो को ये कंडक्टर क्या करता है? अपोज करता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। नाम भी है रेसिस्टेंस, रेसिस्ट करना, रोकने का ट्राई करना। तो हर एक कंडक्टर चार्ज के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। चूंकि रेसिस्टेंस के बारे में सबसे पहले ओम ने बताया था। सो ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ओम इट्स एसआई यूनिट इज ओम। बट ओम का डेफिनेशन क्या होगा? तो V इज इक्वल टू आई आर, हमारा क्या है? ओम्स लॉ है। सो R क्या है? V अपॉन आई। सो अगर किसी भी कंडक्टर पे आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, इसका मतलब है कि उस वायर का भी आपका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, ठीक है। सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्या डेफिनेशन है? सो 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, a current of 1 ampere flows through it. समझ में आई बात? सो अगर किसी भी कंडक्टर पे आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उस कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। समझ में आ गया? चलो, अब क्या है कि रेसिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन से पता चला। फिर से एक्टिविटी की, क्या एक्टिविटी की जरा इसको देखते हैं। तो हमने एक सर्किट डिजाइन किया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमने सेल लगा दिया और इस सर्किट के बीच में यहाँ पे 2 पॉइंट हमने ऐसे करके रखा, ठीक है। प्लीज इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले यहाँ पे नाइक्रोम की एक वायर लगाई, कितने लेंथ का? तो एल लेंथ का नाइक्रोम की वायर हमने लगाई, ठीक है। अब एल लेंथ के नाइक्रोम के वायर लगा के फिर हमने इसकी करंट मेजर की। करंट कैसे मेजर किया होगा? तो यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया और एमीटर के थ्रू करंट को मेजर किया, ठीक है। फिर हमने किया क्या, इस नाइक्रोम की वायर को यहाँ से डिटैच किया, ठीक है। अब जितने थिकनेस की नाइक्रोम की वायर पहले आपने ली थी, मान लो कि इस थिकनेस की नाइक्रोम वायर ली थी और एल लेंथ का नाइक्रोम का वायर था, अब हमने फिर से नाइक्रोम की वायर ली, बट इस बार हमने 2L लेंथ का लिया। थिकनेस क्या रखा? उतना ही रखा, थिकनेस को वैरी नहीं किया, बट लेंथ को हमने क्या कर दिया? वैरी कर दिया। लेंथ पहले L था, अब हमारा लेंथ कितना है? तो 2L है। फिर से इस वायर को हमने यहाँ पे लगाया और एमीटर की रीडिंग को देखा, तो हमने ये पाया कि पहले एमीटर की रीडिंग क्या आ रही थी? ज्यादा आ रही थी। यानी कि पहले मान लो कि इसकी रीडिंग आ रही थी 5 एम्पियर आ रही थी, अब इसकी रीडिंग ट्वाइस जैसे ही एल किया तो 2.5 आ गया। इसका मतलब ये है कि ज्यादा लेंथ की जब हम लोग वायर लगा रहे हैं सेम थिकनेस की, तो ये ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है और ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करने के कारण कम एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। क्योंकि जब भी रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम करंट ही फ्लो होगा। अगर तुम हमको आगे बढ़ने से रोकोगे तो मैं कहां से आगे तेजी से बढ़ पाऊंगा? अगर तुम हमको फ्रीडम दोगे तभी तो तुम्हारी पढ़ाई को मैं आगे ले जा पाऊंगा तेजी से, बट तुम रेसिस्टेंस ऑफर करोगे तो पढ़ाई का रफ्तार क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से कंडक्टर का जब लेंथ बढ़ता है तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है और रेसिस्टेंस के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा करंट कम हो रहा है, ठीक है। सो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली बात। क्योंकि वायर जितना लंबा हो रहा है रेसिस्टेंस क्या है? उतना ही ज्यादा हो रहा है, और वायर का लेंथ जितना छोटा रख रहे हैं उतना ही रेसिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सो कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। अब हमने क्या किया कि एल लेंथ का ही नाइक्रोम का वायर लिया, बट पहले जितना थिकनेस था उससे क्या कर दिया? डबल थिकनेस कर दिया। थिकनेस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो थिकनेस को जब बढ़ाया, इसको थिकर बनाया, बट लेंथ नहीं चेंज किया, लेंथ को उतना ही रखा, एल लेंथ था एल ही रखा, ठीक है। अब जब थिक वायर को हमने यहाँ पे लगाया तो देखा कि पहले से करंट और बढ़ गया। यानी कि इससे ये पता चलता है कि थिकनेस हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। अगर ये वायर है, वायर का शेप क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो ये वाला जो आपका एरिया है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ये क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शन। ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो वायर का थिकनेस क्या होगा? ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो वायर का थिकनेस क्या होगा? कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस थिकनेस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना मोटा वायर होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना पतला वायर होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन यही कंक्लूजन हमें दे रहा है। हमने ये सारे कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ किए, अपने मन से नहीं बता दिया। हमने देखा, हमने एक्टिविटी की, फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जब हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया तो रेसिस्टेंस को रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के कारण एमीटर की रीडिंग क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। सो आप कह सकते हैं रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा
तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसा कि पहले बताया, दो तरीके की क्वांटिटी, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे दो, ध्यान दोगे चीजें समझ में आएंगी। बुक में यही सारी चीजें लिखी हुई है, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, बट बुक में एक्सप्लेनेशंस नहीं है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ, समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो उसका समाधान भी मिलेगा। बुक से क्वेश्चन पूछेंगे वो बता नहीं पाएगा। बुक से बोलोगे कि ये नहीं समझा, बताओ मेरे को, बताएगा क्या, नहीं बताएगा, ठीक है। बट मेरे से पूछोगे, मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, दूसरे डायरेक्शन से बताऊंगा, कुछ और कह के बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ। मगर बुक को कितना भी पूछो, हाँ बुक यही कहता है कि एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ लो, 2 बार नहीं समझ में आया 3 बार पढ़ लो, 3 बार नहीं 4 बार पढ़ लो, यही समाधान है बुक से। बट एक टीचर के पास क्या है, अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग एंगल से आपको वो अप्रोच तक ले जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आया। तो दो चीजें हमने सीखी, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। अब नाइक्रोम की वायर को हटाया और उसी लेंथ की, उसी थिकनेस की हमने कॉपर की वायर लगा दी। किसकी वायर लगा दी, नाइक्रोम को हटा के कॉपर की लगा दी। अब कॉपर को जैसे ही लगाया तो हमारा क्या हुआ, रेसिस्टेंस और भी कम हो गया और करंट और भी बढ़ गया। यानी कि रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा है, इस पर भी हमारा क्या करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। पहला क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। और थर्ड हमारा है, रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। चौथा भी है, चौथा क्या है, चौथे के बारे में कहा कि इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये कैसे पता चला, गर्मी के दिनों में आग इतनी क्यों लगती है इलेक्ट्रिकल वायर में, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस के बढ़ने से चार्ज के फ्लो को ये ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, अपोज करेगा। जब किसी भी चीज को ज्यादा स्ट्रांगली अपोज करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, वहां पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अगर तुम्हारा गाड़ी का पहिया मान लो एक स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, उसको टच करके देखो कि क्या हीट जनरेट हुआ है, देखोगे कम हुआ। एक गाड़ी का पहिया खुरदुरे सड़क पे चला है 1 घंटा, उतना ही चलाओ, ठीक है, उसी स्पीड से चलाओ। अब उसका पहिया देखो ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि ज्यादा रेसिस्टेंस, ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर किया गया। तो जब ज्यादा रेसिस्टेंस कोई भी वायर ऑफर करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो हीट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक सर्टेन लेवल के बाद जो कोटिंग है वायर के ऊपर में पीवीसी, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। यानी कि ये इससे ये पता चलता है, अगर रेसिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आता तो ठंड में भी आग लगती, गर्मी में भी आग लगती। मगर ठंड में कभी भी इलेक्ट्रिकल पोल पे आप देखोगे कि आग लगने की कोई भी समस्या नहीं आएगी, घर में भी नहीं आती। बट जैसे ही गर्मी आ जाती है तो आप देखते हो कि आग लगने के इलेक्ट्रिकल फायर के आपको यानी कि न्यूज मिलने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो टेम्परेचर रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर पर भी हमारा रेसिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अब हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन का वक्त आ गया है। तो हमने कंक्लूजन 4 कंक्लूजन ड्रॉ किए, और ये सारे कंक्लूजन हमने मनगढ़ंत नहीं दिए, हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू दिए। हमने सच्चाई को देखा, हमने एक्टिविटी की और समझ के फिर स्टेटमेंट लिखा। तो पहला कंक्लूजन था कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड। आप लिखेंगे द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, ठीक है ना, फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि वायर का लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, वायर का लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा क्या बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बताया, क्या कहा कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। यानी कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घटाओ तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। फिर टेम्परेचर के बारे में बताया कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है।
टेम्परेचर अगर कम होगा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। और चौथा क्या बताया कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का हमारा वायर बना है, कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, आयरन का बना है, नाइक्रोम का बना है, ठीक है ना। तो जो कम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसका हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं। अब क्या है, इन सारे इंफॉर्मेशन को जब हमने एक जगह पे लिंक किया, क्या किया, पहला बताया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, दूसरा क्या बताया कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब इन दोनों को एक साथ हमने मिलाया तो कहा कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। कहा कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ, तो कहा कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाओगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कहा कि ठीक है लगा देंगे, क्या लगाएंगे, तो R इज इक्वल टू रो, इसको क्या कहते हैं, रो L बाई ए। कहा कि अब ये रो क्या लगाया भाई, तो कहा कि ये रेसिस्टिविटी है, ये वायर की क्या है, रेसिस्टिविटी है। अब रेसिस्टिविटी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये भी इट इज अ काइंड ऑफ रेसिस्टेंस, बट किस तरीके का। अब देखो एक कॉपर है, मान लो कॉपर की पतली वायर ले लिया, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉपर की मोटी वायर लेंगे, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। कॉपर की बहुत पतली वायर बहुत लंबी ले ली, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कॉपर हमारा पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, तो क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंगली वैरी कर रहा है, तो कोई एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जिसके बिहाफ पे हम लोग ये डिसाइड करें कि कोई भी मटेरियल पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है। तो कहा कि वैसी क्वांटिटी एक हम लोग रेसिस्टिविटी ले सकते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है, तो कहा कि किसी भी वायर का 1 यूनिट लेंथ लो, किसी भी वायर का कितना लेंथ ले लो, 1 यूनिट, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट ले लो, यानी कि वायर का लेंथ हमने लिया 1 यूनिट, इतना यूनिट, ये मान लो कि 1 यूनिट, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, 1 यूनिट है। अब इस वायर का अगर हम लोग रेसिस्टेंस निकालें तो देन दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसी फैक्ट को लिख रहा है, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, ये मटेरियल का होगा क्योंकि ये ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना ही इसके क्रॉस सेक्शन, क्योंकि दोनों को फिक्स कर दिया। हमने कहा कि रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का क्या है, तो उस मटेरियल का आप एक पीस लो, ठीक है, जिसका लेंथ 1 यूनिट ही रखना है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना रखना है, 1 यूनिट ही रखना है। उस समय वो जितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। सो रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो रेसिस्टिविटी लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो रेसिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। तो कॉपर की रेसिस्टिविटी हमेशा एक जैसी होगी, एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी एक जैसी होगी, ठीक है, आयरन की रेसिस्टिविटी एक जैसी होगी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी के बिहाफ पे आप ये बता सकते हो कि जो भी मटेरियल है वो पुअर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर रेसिस्टिविटी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, वो इंसुलेटर है। जैसे कागज, पेपर बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टिविटी का होता है। आपका रबर, प्लास्टिक, इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। एक टेबल दे रखा है, आप टेबल एक पलटिए, रेसिस्टिविटी वाले इसमें एक टेबल है, उस टेबल में देखिए कि कुछ कंडक्टर की रेसिस्टिविटी है, ठीक है, जो मेटालिक मटेरियल है उसकी रेसिस्टिविटी देखिए। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट मैं बता दे रहा हूं, ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर है। ये समझ में आ गया। अब देखो ऊपर में जो है वो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी है, कितना है, तो 10 टू द पावर -8 है, क्या -8 है। और थोड़ा सा नीचे नीचे जाओ कंडक्टर में ही, ये -6 तक गया होगा एलॉय में, ठीक है, -6 तक। अब जरा तुम उसके और नीचे चले जाओ जहां पे इंसुलेटर है, अब वही पावर क्या है, 10 टू द पावर +14। +14 का मतलब जान रहे हो ना, एक लिखो और इस पे 0 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 सोन 14। कितना हाई रेसिस्टिविटी है, बहुत ज्यादा। इतना कोई भी मटेरियल अगर रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, चार्ज मूव कर पाएगा। आप मेरे को पूरी तरीके से जकड़ दोगे, कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा, मैं पढ़ा पाऊंगा क्या। हाँ, बट इसमें से अगर 15 बच्चे हैं
और यहाँ पे 13 बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेरे को रोक पाएगा भैया? नहीं रोक सकता, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या है, कम है। यहीं पे 3 बच्चे हो जाएंगे, थोड़ा सा बच्चे बढ़ जाएगा, यहीं पे 4 बच्चे हो जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मगर 15 बच्चे में से 13 बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, रेसिस्टिविटी बहुत हाई है, स्टडी कैसे होगी? नहीं हो पाएंगे। इंसुलेटर है, कितना भी चाहेंगे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी देखो कितना ज्यादा है। जो हमारे मेटल है उनकी रेसिस्टिविटी क्या है, लो है। बीच में हमारे एलॉय जिसकी रेसिस्टिविटी आप देखोगे कि मेटल से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। इस कारण से एलॉय को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं। अभी उस टॉपिक पे भी हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो रेसिस्टिविटी के कारण हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, रेसिस्टेंस के कारण नहीं कर सकते थे, बट रेसिस्टिविटी के कारण अब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मटेरियल अच्छा कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल हमारा पुअर है और कौन सा इंसुलेटर है। कह रहा है इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर है। रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेंथ, लेंथ अगर चेंज करेगा तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगी, लेंथ पे नहीं डिपेंड करती है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड नहीं करती है। कोई पूछे कि रेसिस्टिविटी क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी लगता है एक ही जैसा है और कुछ इसी तरीके का आंसर वो लिखना भी चाहता है। हेलो, हाँ जी बताइए, गुड इवनिंग। हाँ बताओ जिया बेटा। चैप्टर 1 का मैंने सारे बच्चे को चैप्टर 1 का नहीं दिया है, मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सारे बच्चों को बोला है वीडियो लेक्चर देखने के लिए, और मंडे को फिर मैं इससे क्वेरी पुटअप करूंगा। तुम आई नहीं थी क्लास में इसीलिए अब तुमको मालूम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बता दिया ना आपको, आप तैयार कर लेना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कल टेस्ट नहीं रखा है, कल छुट्टी रखा है, कल को आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को प्रिपेयर करके आना है, परसों मंडे को, ठीक है। वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, 3 सेक्शन में है, देख लेना समझ लेना, दिक्कत आएगी तो क्वेरी पुटअप कर लेना, ठीक है, अगले सेशन में, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, बट लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं डिपेंड करता है। रेंज ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एंड एलॉय इज 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6, यानी कि मेटल एलॉय से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, एलॉय उससे कम अच्छा कंडक्टर है। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी क्या है, 10 टू द पावर 12 से लेके 10 टू द पावर 17 ओम मीटर, यानी कि ये रेसिस्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा हाई है, ये चार्ज को फ्लो नहीं करने देगा। सड़कें मैं ऐसी बनाऊं कि पूरे गड्ढा ही गड्ढा बना दूं, गाड़ी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। थोड़ा गड्ढा हो, थोड़ी सड़कें हो, गाड़ी चल जाएगी। अगर स्मूथ सड़कें, गाड़ी दौड़ेगी, ठीक है, बट मैं खेत में कहूँ कि गाड़ी दौड़ाओ, गाड़ी पलट जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से है कि रेसिस्टिविटी बहुत जब ज्यादा हाई है इसका मतलब चार्ज नहीं चल पाएगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी थोड़ा सा मिडिल लेवल का है तो चार्ज चलेगा बट उस रफ्तार से नहीं चलेगा, बट अगर रेसिस्टिविटी एकदम कम है तो चार्ज एकदम अच्छे से चलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बताया, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल। अब एलॉय कैसे बना है, तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, तो या तो दो या दो से अधिक मेटल मिला सकते हैं या उसमें एक नॉन मेटल भी मिला सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कह रहा है कि एलॉय जिस मेटल से मिलके बना है उस मेटल की रेसिस्टिविटी कम होती है और एलॉय की रेसिस्टिविटी उस मेटल से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि एलॉय को हम लोग क्यों यूज करते हैं हीटिंग डिवाइस में, ठीक है ना। तो उसका कारण है कि एलॉय की रेसिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, बट इतनी नहीं हाई होती कि चार्ज को मूव नहीं करने देगा। तो इतनी हाई है कि चार्ज मूव कर सकता है, तो चार्ज जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, हीटिंग एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस हीट एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर क्या है, हीटिंग डिवाइस है,
इलेक्ट्रिक गीजर क्या है? हीटिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रिक प्रेस क्या है? हीटिंग डिवाइस है। जहाँ पे हीट क्या है? डिजायरेबल है, आप चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो, क्योंकि उस हीट को हम लोग यूज करने वाले हैं। गीजर में आप हीट प्रोड्यूस करके पानी को गर्म कर लेते हैं, प्रेस में हीट प्रोड्यूस करके आप प्रेस कर लेते हो कपड़े को, वहीं इलेक्ट्रिक टोस्टर में हीट प्रोड्यूस करके आप टोस्ट बना लेते हो। बट कहीं कहीं पे जो ये हीट है अनडिजायरेबल है, जैसे लैपटॉप में क्या है? अनडिजायरेबल है, इसीलिए उसमें फैन लगा होता है क्योंकि हमारा लैपटॉप ठंडा रहे। हमारा मान लो कि एसी है, वहां पे अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो एसी यानी कि वायर उसके फ्यूज हो सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। तो कहीं कहीं पे हीटिंग क्या है? डिजायरेबल है, हम लोग चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो, कभी कभी हम लोग इसको मिनिमाइज भी करना चाहते हैं। तो जहां पर भी हम लोग हीट प्रोड्यूस करना चाहेंगे, वहां पे क्या होता है कि उस इक्विपमेंट के अंदर में एक हीटिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट। कैसा? गीजर का एग्जांपल लेते हैं, ऐसे करके रॉड है एक, ठीक है, ये रॉड है ऐसे करके, अब यहां से बाहर से कनेक्शन इसमें वायर के थ्रू दिया है। अब ये जो रॉड है, इससे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इस रॉड से क्रॉस करेगी, तो ये एलॉय का बना हुआ है, तो जब यहाँ पे यहाँ तक तो ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से स्मूथली जाएगी, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। बट ये अब इसको इंक्लोज कर दिया एक बकेट में, ठीक है, इधर हमारा पानी भरा है, ठीक, पानी में ये है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाके फ्लो हुई, इसकी रेसिस्टिविटी क्या थी? हाई थी। और एलॉय रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होता, आसानी से बर्न भी नहीं होता, ठीक है, रेडली ऑक्सीडाइज का मतलब होता है आसानी से बर्न नहीं होगा। तो हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो इसको जला नहीं सकता है। अब इस हीट के कारण पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। तो जो इसी को कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? एलॉय का बना होता है, जिसके कारण हीट एनर्जी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। साथ में एलॉय हमारा रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। रेडली ऑक्सीडाइज का ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बर्निंग, ठीक है, तो बर्न नहीं होगा, और इस तरीके से आप इस हीटर के थ्रू क्या करेंगे? हीट प्रोड्यूस करते रहेंगे। इस कारण से एलॉय को हम लोग यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट। समझ में आ रही है बात? एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट द हाई टेम्परेचर एंड सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, ठीक, इसीलिए हम लोग जनरली, कॉमनली का मतलब हमेशा, प्राय हीटिंग डिवाइस में हम लोग एलॉय को यूज कर लेते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी लो होती है, इसीलिए हम लोग वायर जो बनाते हैं, कभी सुना है कि टंगस्टन का बना दिया या हमने आयरन का बना दिया? जब भी सुना है तो आपने सुना होगा कॉपर का, और दूसरा सुना होगा एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम से अच्छा है हमारा कॉपर। सिल्वर उससे भी अच्छा है, मगर सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सिल्वर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा सा परमिसेबल अमाउंट ऑफ हीट अगर जनरेट भी हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमारा तो कॉस्ट कटिंग करना ही मेन पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ तक सारे बच्चों को चीजें समझ में आई या नहीं? कल के ड्यूरेशंस में हम लोग एक, कल तो अब हमारा आ गया है पीटीएम,